Today we will discuss the applications of dimensional analysis. तो डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन नंबर 1 है कि we will check the dimensional consistency of an equation. यानी डायमेंशनल एनालिसिस से हम देखेंगे क्या कोई इक्वेशन या कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. Principle of homogeneity. It states that the equation of a physical quantity will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms on both sides are same. यानी अगर हमें चेक करना है कि क्या कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, अगर इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स में डायमेंशन सेम है तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट मानी जाएगी. ठीक है बेटा. और इस प्रिंसिपल के मुताबिक हम अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना चाहें, वी कैन ऐड ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस. तो हम ये एग्जांपल करेंगे. चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन. इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोनों. s इज इक्वल टू ut प्लस 1/8 स्क्वायर. एक रिलेशन ये है और दूसरी ये है 1/2 ma स्क्वायर mgh. हम इनको चेक करेंगे क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है. लेट अस चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1/8 स्क्वायर. हमें देखना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. तो इसका LHS है s. s मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ये जो डिस्टेंस होती है डायमेंशंस में इसको लेंथ माना जाता है, तो इसके डायमेंशंस l है, या इसको लिख सकते हैं m0, क्योंकि m नहीं है इसमें, m0 लिख सकते हैं lt0. तो LHS के डायमेंशंस आते हैं m0 lt0. अब RHS को चेक करेंगे. डायमेंशंस ऑफ RHS. डायमेंशंस ऑफ RHS. तो RHS में हमारे पास क्या है? u क्या है? u वेलोसिटी है. तो u जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने किया है L(t⁻⁻1). तो आगे t है, t फॉर टाइम, इसके डायमेंशंस t है, प्लस 1/2 कांस्टेंट के डायमेंशंस नहीं होते हैं, 1/2 इज कांस्टेंट. फिर a एक्सेलरेशन के डायमेंशंस L(t⁻²). तो फिर आगे t स्क्वायर के डायमेंशंस, ये टाइम है, t स्क्वायर है. इसको बेटा हम सिंपलीफाई करेंगे. ये L(t⁻⁻1), यहाँ पर t⁻+1, तो यहाँ पर आएगा L(t⁻⁻1 + 1), दैट इज 0, प्लस यहाँ पर L(t⁻⁻2), और यहाँ पर +2. तो बेटा ये यहाँ पर L(t⁻⁻1 + 1) 0, t⁻0, प्लस यहाँ भी L(t⁻0). अब ये जो RHS है यहाँ पर सिर्फ L यहाँ पर आएगा, या इसको भी हम लिख सकते हैं क्योंकि t⁻0 = 1, इसको भी हम लिख सकते हैं m0 L(t⁻0). तो हमने देखा LHS में s था, इसके डायमेंशंस L हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 L(t⁻0). RHS में यहाँ भी L आ गया, m0 L(t⁻0). बेटा यहाँ L(t⁻0 प्लस L(t⁻0) को ऐड करने की जरूरत नहीं है. अगर ऐड भी करेंगे ट्वाइस आएगा, फिर 2 कांस्टेंट आएगा. ठीक है बेटा. अब हमने देखा कि इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस सेम है, तो हम लिखेंगे डायमेंशंस आर सेम ऑन 2 साइड्स, हेंस द इक्वेशन, हेंस द फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. इसको आप खुद ट्राई करना. 1/2 mv² के डायमेंशंस और mgh के डायमेंशंस देखना, तो इसमें अगर सेम आ गए तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है. इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए. अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल बी रूल्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट. k = m² v², where k is kinetic energy. k = 1/2 mv², k = ma
k इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर, k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस mv। तो इनमें हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी फार्मूला रूल आउट होगी, यानी इनमें से कौन सी फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर k क्या है, k काइनेटिक एनर्जी है, तो हम काइनेटिक एनर्जी k के डायमेंशंस लिखेंगे। एनर्जी और वर्क के सेम डायमेंशंस होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो k जो है इसके डायमेंशंस हैं m l स्क्वायर t रेज़ पावर -2। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, दिस इज द 4th लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का 4th लेक्चर है। सबसे पहले आपको लेक्चर 1 देखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस हैं, यानी k लेफ्ट साइड में हर एक इक्वेशन में k है, तो लेफ्ट साइड के डायमेंशंस आ गए m l स्क्वायर t रेज़ पावर -2। ये LHS के डायमेंशंस हैं। अब ए पार्ट में राइट हैंड साइड को देखो, ए पार्ट में RHS जो है इसके डायमेंशंस देखेंगे m स्क्वायर v स्क्वायर। m स्क्वायर मीन्स मास, कैपिटल M स्क्वायर, तो v मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशंस है l t रेज़ पावर -1 होल स्क्वायर। तो इसके डायमेंशंस आएंगे m स्क्वायर l स्क्वायर t रेज़ पावर -2। ठीक है बेटा। अब लेफ्ट साइड क्या है, k, इसके डायमेंशंस है m l स्क्वायर t रेज़ पावर -2। अब यहां पर इसको देखेंगे, इसका जो a पार्ट है m स्क्वायर v स्क्वायर, तो इसके डायमेंशंस आ गए m स्क्वायर l स्क्वायर t रेज़ पावर -2। तो a को हम रूल आउट करेंगे, यानी ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, क्योंकि LHS के डायमेंशंस और RHS के डायमेंशन सेम नहीं है। अब b पार्ट को देखो, LHS k है, k के डायमेंशंस ये है, तो RHS को देखेंगे 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 कांस्टेंट है, इसके डायमेंशंस नहीं होते हैं, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर m वेलोसिटी l t रेज़ पावर -1, तो यहाँ m और l t रेज़ पावर -1 होल स्क्वायर। तो इसके डायमेंशंस को हम देखेंगे, m ऐसे ही l रेज़ पावर 2 t रेज़ पावर -2। तो यहाँ पर 1/2 mv स्क्वायर, इसके डायमेंशंस में LHS में ये है और RHS में भी यही सेम है, तो इसको हम डायमेंशनली करेक्ट मानेंगे। इसी तरह क्या है, k इक्वल टू ma, तो यहाँ पर हम लिखेंगे k इक्वल टू ma। तो k काइनेटिक एनर्जी है, इसके डायमेंशंस है m l स्क्वायर t रेज़ पावर -2। तो RHS c पार्ट में RHS देखेंगे, ma मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर m आएगा कैपिटल M, तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन l t रेज़ पावर -2। तो यहाँ हम देखेंगे m l t रेज़ पावर -2। तो LHS में m l स्क्वायर t रेज़ पावर -2 और RHS में ये, यानी ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ठीक है बेटा। अब हम चेक करेंगे ये k इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर। आप डी पार्ट को देखेंगे, LHS में k है, इसके डायमेंशन m l स्क्वायर t रेज़ पावर -2, RHS में 3/16, तो RHS में आएगा 3/16 mv स्क्वायर। बेटा 3/16 कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस है, तो यहाँ पर आएगा m, तो v मीन्स l t रेज़ पावर -1 होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे, ये बराबर आएगा m l स्क्वायर t रेज़ पावर -2। तो यहाँ हम देखेंगे डी पार्ट में LHS में k है, m l स्क्वायर t रेज़ पावर -2, RHS में भी ये है, यानी ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। अब ई पार्ट को देखेंगे, k इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस ma। यहाँ पर एक टर्म में mv स्क्वायर है, दूसरे टर्म में ma है, तो हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, अगर हम 1/2 mv स्क्वायर के डायमेंशंस देखेंगे, यानी ई पार्ट में हम देखेंगे RHS, क्योंकि LHS सेम है, तो RHS में आएगा
1/2 mv² प्लस ma। तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, 1/2 कांस्टेंट है, फिर m, तो यहाँ पर v l t⁻⁻1 इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर आगे m, तो फिर एक्सेलरेशन, इसके डायमेंशंस है l t⁻⁻2। तो इसको जब सिंपलीफाई करेंगे ये आएगा m, तो यहाँ पर l² t⁻⁻2, तो आगे m l t⁻⁻2। ये जो e पार्ट है इसमें जो दो टर्म्स हैं, एक के डायमेंशंस है m l² t⁻⁻2, दूसरी टर्म जो है इसके डायमेंशंस है m l t⁻⁻2। According to principle of homogeneity, we can only add those physical quantities which have same dimensions। यानी ये दो फिजिकल क्वांटिटीज 1/2 mv² और ma, इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो यहां पर हमने देखा कि डायमेंशनली करेक्ट या तो b है या तो d है, लेकिन b में है k = 1/2 mv² और यहाँ पर है 3/16 mv²। तो ये दो इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस से हमें कांस्टेंट के बारे में पता नहीं चलता है, इसलिए जो एक्चुअल इक्वेशन है, एक्चुअल इक्वेशन ये है, यानी ये एक्चुअल इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन है। Second application of dimension analysis, we can derive a formula for a physical quantities। तो यहाँ पर सेकंड एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग अ रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइविंग अ फार्मूला इन फिजिकल क्वांटिटीज। एक एग्जांपल हमने लिया है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ l, मास ऑफ बॉब m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, derive the expression for its time period using dimensional analysis। यानी हम टाइम पीरियड की फार्मूला या टाइम पीरियड की रिलेशन डिराइव करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इट डिपेंड्स ऑन लेंथ। तो यहाँ पर जो मैंने बेसिक इक्वेशन ली है t = k, where k is dimensionless constant, k कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं चलता है। k कांस्टेंट, तो ये डिपेंड करती है l पर, m पर, g पर। तो यहाँ मैं l का एक्सपोनेंट l का x पावर x लूंगा, m का पावर y, g का पावर z। तो अब हम कैसे ये टाइम पीरियड की फॉर्मूला डिराइव करेंगे? देखो बेटा, हम दोनों साइड्स के डायमेंशंस लेंगे। t क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के डायमेंशंस में आएगा m0 l0 t⁻⁻1, यानी ये टाइम पीरियड के डायमेंशंस है, सिर्फ t आएगा इसमें, m0 l0 यूनिफॉर्मिटी के लिए मैंने लिखा। तो आगे देखो बेटा, यहां पर k कांस्टेंट, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, तो फिर आगे लेंथ, लेंथ के बदले लिखेंगे हम l, रेज्ड पावर l रेज पावर x, तो फिर मास यहां पर लिखूंगा मैं m रेज पावर y, फिर आगे g, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसके डायमेंशंस, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस l t⁻⁻2 रेज पावर z। इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहां l रेज पावर x आएगा, यहां m रेज पावर y आएगा, तो बेटा यहां आएगा l रेज पावर z t⁻⁻2z। ठीक है बेटा, अब इसको और सिंपलीफाई करेंगे, यहां पर l रेज पावर x है, l रेज पावर x, तो यहां पर l रेज पावर z है, मैं लिखूंगा l रेज पावर x प्लस z, दिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो यहां पर m रेज पावर y है, ये ऐसे रहेगा, तो फिर यहां पर t रेज पावर -2z है। ठीक है बेटा, अब लेफ्ट साइड में m रेज पावर 0 है, राइट साइड में m रेज पावर y है। अब मैं दोनों साइड्स के पावर्स को
इक्वेट करूंगा। इक्वेट करके मैं लिखूंगा यहाँ पर m रेज पावर 0 है, यहाँ पर m रेज पावर y, मैं लिखूंगा y इक्वल टू 0। ये मैंने m के पावर्स, यहाँ m का पावर 0 है, यहाँ m का पावर y है, इनको इक्वेट किया, तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा। आगे l के पावर्स को देखूंगा, l रेज पावर 0, यहाँ x प्लस z, तो यहाँ मैं लिखूंगा x प्लस z, l की पावर राइट साइड में x प्लस z है, तो यहाँ पर 0 है, इक्वल टू 0, तो ये आ गई मेरी सेकंड। तो फिर t के पावर्स को कंपेयर करेंगे, t का पावर 1 है, यहाँ पर -2z है, यहाँ मैं लिखूंगा -2z इक्वल्स टू 1, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। देखो बेटा, अगर इक्वेशन थर्ड को मैं ले लूं तो फर्स्ट से मुझे मिला y इक्वल टू 0, तो मैं लिखूंगा यहाँ फ्रॉम थर्ड से मुझे मिलेगा z इक्वल्स टू -2 को राइट साइड में ले जाओ, -1/2। ठीक है, तो z का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया, तो फिर मैं z का वैल्यू सेकंड में दूंगा, फ्रॉम सेकंड में x है, x को ऐसे रहने दे, प्लस z, तो z के बदले -1/2 इक्वल टू 0, यहां से मुझे मिलेगा x इक्वल टू प्लस 1/2। तो अब मुझे x का वैल्यू भी आ गया, तो यहाँ z का वैल्यू भी आ गया, तो फर्स्ट से y का वैल्यू भी आ गया। तो ये जो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मैंने ले ली थी, t इज इक्वल टू k l रेज पावर x m रेज पावर y g रेज पावर z, तो यहीं से मुझे आंसर आएगा फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ मैं लिखूंगा फर्स्ट से क्या मिलेगा मुझे, टाइम पीरियड की फार्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड की फार्मूला t इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, तो फिर आ गया l रेज पावर x, तो यहाँ आएगा मुझे l रेज पावर x का वैल्यू 1/2, तो आगे है m रेज पावर y, तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 0 है, तो m रेज पावर 0, और फिर आगे क्या है g रेज पावर z का वैल्यू क्या है -1/2। तो इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे, t इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, l रेज पावर 1/2, m रेज पावर 0 1 है, फिर g रेज पावर -1/2, तो इसको नीचे ले आए, g रेज पावर ये बन जाएगा प्लस 1/2। तो t जो टाइम पीरियड इसका वैल्यू आ गया k, यहाँ पर l रेज पावर 1/2, इसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे l, तो नीचे g का भी पावर 1/2 है, l/g, यानी टाइम पीरियड की फार्मूला आ गई k अंडर द रूट ऑफ l/g। बेटा कांस्टेंट का वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकलता है, लेकिन हम जानते हैं ये जो k है, k का वैल्यू 2π है, तो यहाँ से मुझे टाइम पीरियड की एक्चुअल फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम, यानी डायमेंशनल एनालिसिस से हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो नीट में भी आया था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स जो है वो क्या 10⁻³ डायनस के बराबर होता है, 2 × 10⁻⁴ डायनस, 10⁻⁵ डायनस, या नन ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, यानी हम 1 न्यूटन फोर्स को डायनस में चेंज करेंगे। अगर हमें यूनिट को चेंज करना है तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन जो है ये किस सिस्टम में आता है। न्यूटन आता है एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम क्या है, ये एक्सटेंडेड एमकेएस सिस्टम है, यानी एसआई सिस्टम में हम लेंथ को मीटर्स में, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। तो ये जो डाइन है, डाइन सीजीएस सिस्टम का यूनिट है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। एक शॉर्टकट मेथड में बोलूंगा, यहाँ न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, मैं लिखूंगा 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय डाइनस। न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है, डाइन भी है, तो मैं लिखूंगा अब फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है और डाइन भी, mL/T⁻²। नीचे भी डाइन में भी mL/T⁻²। लेकिन आगे मुझे देखना है ये जो न्यूटन है, न्यूटन
SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आता है, यानी MKS में भाई आता है ये। तो यहाँ मैं लिखूंगा ये जो मास है, मास के बदले लिखूंगा मैं किलोग्राम kg। फिर जो लेंथ है, लेंथ मीटर्स में, क्योंकि MKS सिस्टम है या SI सिस्टम में मास kg में होता है, लेंथ मीटर्स में होती है और टाइम सेकंड में होता है। यहां पर मास है लेकिन ये डाइन, डाइन किस सिस्टम में आता है, CGS सिस्टम में मास आएगा ग्राम्स में, या लिखूंगा मैं ग्राम। तो फिर लेंथ जो है, लेंथ आएगी सेंटीमीटर में, मैं लिखूंगा यहां सेंटीमीटर। और टाइम सेकंड में, टाइम सेम होता है, टाइम का यूनिट MKS में भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड। यहाँ s⁻², s⁻², इसको यहीं पर खत्म करो। तो आगे मुझे चेंज करना है न्यूटन को डाइन में, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो किलोग्राम है इसी को चेंज करूंगा। तो किलोग्राम को चेंज करूंगा मैं ग्राम्स में, 1 kg = 1000 ग्राम। तो मीटर को चेंज करूंगा सेंटीमीटर में, यह आएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर ग्राम और सेंटीमीटर, ये जी के साथ कैंसल, सेंटीमीटर के साथ कैंसल। यहां पर है 1000, ये हो गया 10⁻³ और ये 10⁻²। तो ये 10⁻, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 10�5 आएगा, यानी 1 न्यूटन बाय डाइन्स, या 1 डाइन भी लिख सकते हैं, = 10⁻5। तो यहां से मुझे आंसर मिलेगा 1 न्यूटन = डाइन को इधर ले जाओ, 10⁻5 डाइन्स। इसलिए आप याद रखोगे 1 न्यूटन = 10⁻5 डाइन्स। तो प्रैक्टिस से ये फिर याद भी हो जाता है, फिर कैलकुलेट करने की जरूरत बार बार नहीं पड़ती है। तो ये जो क्वेश्चन था 1 न्यूटन = इसका करेक्ट ऑप्शन 10⁻5 डाइन्स है।